जय हिंद। देखिए, आज अजीब से मन से बात करना पड़ रहा है। बड़ी दुखद खबर के साथ अचानक से सब चीज़ चल रहा था। कहीं कुछ कुछ लोगों से कॉल आने लगा कि सर आप न्यूज़ देखिए, या फिर ऐसे ऐसे घटना हुई है कि रोशन सर के भाई की नेपाल में संदिग्ध स्थिति में डेथ हो गई। तो हमें कुछ देर के लिए विश्वास ही नहीं हुआ। हमको लगा कि ऐसे बोल रहा है सब। आजकल एक न्यूज वगैरह के चक्कर में हमको लगता है ऐसा, तो हम डांटे भी, तुम लोग को ये सब नहीं समझ में आता है, कुछ से कुछ बोलते रहता है। तो कुछ पल के लिए विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे कुछ लोग न्यूज भेजने लगे, फिर न्यूज पे देखें। जब न्यूज देखे ना, तो पैर के नीचे से जमीन खसक गया। एक समय एक कैसा अजीब करवट ले रहा है, किस दौर में, किस स्थिति में समय चला गया है, आखिर ऐसे कैसे हो गया। एक बार आप इसको न्यूज को पहले देखिए। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका वो दवाई खाता था। ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वहीं उनकी मौत के मामले में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने बड़ा खुलासा करते हुए बयान दिया। सुनिए, प्रिंस यादव के साथ नेपाल गए उनके दोस्तों ने उनकी मौत को लेकर क्या कुछ बताया। हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से। तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, तो बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुझे जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललटू और परजेश जो है, उसको वहाँ पे छोड़ के गए। तो बाकी मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथी उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए। एम्बुलेंस यहाँ न्यूरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी लॉन एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत अति करीबी दोस्त हैं। हम लोग क्यों कुछ करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि यहाँ इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था। तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था। और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, ना ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है। वो जो है बीमारी के मतलब सेक्रेटरी का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। पटना के ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराट नगर में हुई मौत को लेकर नेपाल पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई कि प्रिंस यादव मिर्गी की दवा का सेवन करते थे और उनके कमरे से ऐसी दवाएं भी बरामद हुई। नेपाल पुलिस के अनुसार प्रिंस यादव अपने कुछ दोस्तों के साथ विराट नगर के एक होटल में ठहरे हुए थे। पूछताछ में उनके दोस्तों ने बताया कि प्रिंस कई दिनों से ठीक से सो नहीं रहे थे और उन्हें लगातार नींद नहीं आने की समस्या थी। बताया जा रहा है कि दवा शुरू करने के बाद ही उन्हें नींद आने लगी थी। जांच के दौरान पुलिस को प्रिंस यादव के कमरे से एपिलेप्सी की दवा मिली है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वो किस बीमारी का इलाज करा रहे थे और दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह पर कर रहे थे या नहीं।
पुलिस इस पहलू को भी खंगाल रही है कि दवा, नींद की कमी और शराब के सेवन का उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा। होटल में मौजूद दोस्तों के मुताबिक शनिवार रात प्रिंस यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती तौर पर अत्यधिक शराब सेवन की बात सामने आई थी। नेपाल पुलिस ने साफ किया है कि मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। फिलहाल पुलिस होटल की सीसीटीवी फुटेज, होटल रजिस्टर और साथ मौजूद लोगों के बयान के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। वहीं नेपाल पुलिस के मुताबिक प्रिंस एपिलेप्सी की दवा का सेवन करते थे। नेपाल पुलिस ने प्रिंस के रूम से एपिलेप्सी की दवा भी बरामद की है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। देखिए, जब वीडियो देखने के बाद एकदम दिल दहल गया। किसी परिवार के लिए इससे कठिन दौर क्या आ सकता है। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही चलाएं। अलग अलग इधर उधर अफवाहें या अटकलों पे ना जाएं। ये बहुत संवेदनशील मामला है और पुलिस अपना एक ऑफिशियल बयान जारी करे जिससे कि स्पष्ट हो सके चीज़ें क्या हैं और जल्दी से जल्दी इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए। और सबसे ज़्यादा जो अजीब सा चीज़ लग रहा है, ये कोइंसिडेंस, ये कैसे कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व लग रहा है। आखिर इतनी खतरनाक चीज़ें, इतनी अमानवीकृत कैसे कोई कर सकता है। तो इसमें कोई ना कोई तीसरा साजिश जरूर कर रहा है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच की रिपोर्ट को लाया जाए और जो दोषी पाए जाएंगे उनमें एक को भी न छोड़ी जाए। फांसी से नीचे इनकी कोई सजा नहीं होनी चाहिए। आखिर ऐसा किसने, अगर किसी ने इसमें इन्वॉल्व है तो। अभी न्यूज में पता चल रहा है कि अलग अलग न्यूज अलग अलग चला रहे हैं। कृपया करके न्यूज वालों से भी हाथ जोड़कर विनती है। कोई कहता है कि मिर्गी की दवा खाई, एक दूसरा न्यूज देखो तो कोई कह रहा है कि शराब, कोई अलग न्यूज दिखा रहा है, कोई कुछ न्यूज दिखा रहा है। तो कृपया न्यूज वाले ऑथेंटिक चीजों को दर्शाओ। किसी की जान गई है, क्या मिर्गी की दवा कहाँ से थी, कहाँ से लाया गया, इसकी जांच पुलिस सार्वजनिक करे इस मामले को। और जो न्यूज में चल रहा है कि 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, सबसे जरूरी चीज है कि उन 5 लोग कौन कौन से थे, वो उनको नाम सार्वजनिक किया जाए। उनकी भी जांच होनी चाहिए कि वो आखिर कौन थे। दोस्त के रूप में कोई और तो नहीं था। ये तीसरा एंगल कोई हो भी सकता है इसमें। इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है कि जिस तरह से इस मामले को तूल पकड़ाया गया, एक गार्ड का मैटर था, अपना सॉल्व हो जाता है इसको, लेकिन इसको इस तरह से तूल पकड़ाया गया इतना बड़े लेवल पे। और इधर ये जब ये घटना सामने आती है तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करें आप। इतने कठिन परिस्थिति में पूरे लोगों को से भी विनती करते हैं कि परिवार का सहानुभूति रखें और इस बात पर जोर दें कि तीसरा एंगल पर जांच हो और जो लोग संदिग्ध, नेपाल ने किन 5 लोगों की गिरफ्तारी की है उनकी भी जांच होनी चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाकर जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी से नीचे सजा नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो इंसान अब पुण्य आत्मा अब दुनिया से चली गई, भगवान उनको शांति दे, लेकिन यदि इसमें जो इन्वॉल्व है उसको पुलिस पकड़ लेती है या उच्च स्तरीय जांच में आती है तो कहीं ना कहीं ये उचित रहेगा। इस कठिन परिस्थिति से
अजीब सा समय ले आ देता है। कभी कभी समय इंसान को ऐसे जगह लाके खड़ा करता है ना, जहाँ इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, ये समय का चक्र किधर चल रहा है, कौन सी साजिश चल रही है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन तीसरा इंसान तो नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, आखिर वो 5 लोग कौन थे और उसके साथ क्या कर रहे थे। उस पुण्य आत्मा के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। और इस कठिन परिस्थिति में मेरी संवेदना परिवार के साथ है। हमसे जो मदद हो सकेगा, हमसे जितना संभव हो सकेगा, हम उतना सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पुलिस को इसमें आके एक ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए, ताकि चीज़ें सही दिशा में जाए। मेरी संवेदना परिवार के साथ है। अब ऐसी परिस्थिति में इंसान को कुछ बोलना भी बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या इंसान बोले, ऐसा समाज समय कहाँ ले आके खड़ा कर दे।